नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक जो ये बड़े बदलाव आ रहे हैं ना, उसके पीछे की पूरी कहानी आज हम डिकोड करेंगे। मतलब कैसे दुनिया भर की भू राजनीति और हमारे आपके घर का बजट एक अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं, ये समझना आज बहुत जरूरी है। अब जरा इस अजीब सी स्थिति के बारे में सोचिए। अचानक से 1 अरब 40 करोड़ लोगों से कहा जा रहा है कि भाई घर से काम कीजिए, विदेश यात्राएं टाल दीजिए और सबसे बड़ी बात, सोना मत खरीदिए। नॉर्मल दिनों में सुनेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, है ना? लेकिन सच मानिए, ये सब सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बचाए रखने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मितव्ययिता यानी ऑस्टेरिटी का ये नया युद्ध क्षेत्र। याद है कोविड के टाइम पर कैसे पूरे देश से एकजुट होने की अपील की गई थी? कुछ वैसा ही अभी भी हो रहा है, लेकिन मिशन बिल्कुल अलग है। आज का इकलौता लक्ष्य है देश के खजाने में मौजूद अमेरिकी डॉलर्स को बचाना। इसी को हम देशभक्तिपूर्ण मितव्ययिता या पेट्रियोटिक ऑस्टेरिटी कह रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो देश का खजाना बचाने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर आपकी और हमारी शॉपिंग हैबिट्स पर आ गई है। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो सरहदों पर लड़ा जा रहा हो, बल्कि ये सीधे बाजारों में लड़ा जा रहा है। और ये डॉलर्स बचाने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए हमें भाग 2 की तरफ बढ़ना होगा, तेल निर्भरता का जाल। अगर हम कच्चे तेल के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता तुरंत समझ आ जाती है। सच्चाई ये है कि हमारा 90% कच्चा तेल और आधी नेचुरल गैस विदेशों से आती है। घर में तो सिर्फ 10% ही बनता है ना। ये जो इतनी भारी निर्भरता है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई चिंगारी भड़कती है तो उसका सीधा असर हमारे इसी इंपोर्ट बिल पे पड़ता है। और अब देखिए हो क्या रहा है। ईरान का युद्ध तीसरे महीने में पहुंच गया है और होर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, वो 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी रास्ते से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल मंगवाता है। इसके बंद होने का सीधा मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल रातों रात अरबों डॉलर बढ़ गया है। डॉलर्स की भारी कमी यहीं से शुरू होती है। इसका नतीजा क्या हुआ? पिछले 4 सालों से जो फ्यूल की कीमतों पर लगाम लगी हुई थी, वो अब टूट चुकी है। कच्चा तेल जैसे ही $100 प्रति बैरल के उस खतरनाक आंकड़े के पास पहुंचता है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और देखिए, ये $100 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल मार्क है जो पूरे मार्केट में खलबली मचा देता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो मतलब हर चीज महंगी होने लगती है। इस पूरी सिचुएशन को वेटरन बैंकर उदय कोटक के शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उनका साफ कहना है कि हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने तो बस अभी अपनी चढ़ाई शुरू ही की है। बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का जो असली शौक है, वो सिस्टम में आना अभी बाकी है। और यकीन मानिए, जब ये आएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर आएगा। कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर चीज की कीमत बढ़ेगी। अब इस भारी भारगम एनर्जी बिल से निपटने के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग कदम उठाया गया है। भाग 3, सोने पर युद्ध। बात यह है कि जब भी हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो पेमेंट उन कीमती अमेरिकी डॉलर्स में करनी पड़ती है। इसीलिए इस वक्त भारी मात्रा में सोना मंगाने को देश की इकोनॉमी के लिए क्रॉनिक ड्रेन यानी एक लगातार बहने वाले घाव की तरह देखा जा रहा है। सोने का हर बड़ा शिपमेंट देश से बेशकीमती विदेशी मुद्रा बाहर ले जाता है, जो फिलहाल हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर लोग सोना ना खरीदें, इसके लिए क्या किया गया? सोने और चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी एकदम से बढ़ाकर 15% कर दी गई। आजकल आप ज्वेलरी शॉप्स के बाहर जो हाई ड्यूटी वाले बोर्ड्स देखते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। ये सरकार का एक बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि भाई डॉलर्स का बाहर जाना रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए लोगों के सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट या शौक पर भी ब्रेक क्यों न लगाना पड़े। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है। भाग 4, प्रतिष्ठा की कीमत। इस पूरी सिचुएशन को 1991 के उस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। 1991 में हालात ऐसे थे कि हम दिवालिया होने से बस कुछ ही हफ्ते दूर थे। लेकिन आज कहानी अलग है। हमारे पास $690 बिलियन का एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व मौजूद है। मतलब आज का संकट पैसे के ना होने का नहीं है, बल्कि कैश फ्लो के बहुत तेजी से बाहर जाने का है।
इतने बड़े रिजर्व के बावजूद जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमारा फॉरेन रिजर्व $38 बिलियन कम हो चुका है। और हालात तब और खराब हो गए जब विदेशी निवेशकों ने इक्विटी मार्केट से अपने $22 बिलियन बाहर निकाल लिए। मतलब एक तरफ इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भी अपना पैसा सेफ जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये जो $22 बिलियन बाहर गए हैं ना, इसका कारण सिर्फ युद्ध का डर नहीं है। विदेशी निवेशकों का मानना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में अपने पड़ोसी एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ा पीछे चल रहे हैं। उन्हें वो एक्साइटमेंट और ग्रोथ नहीं दिख रही। और जब इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखती तो क्राइसिस के टाइम वो सबसे पहले अपना पैसा निकालते हैं। इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर राजेश्वरी सेन गुप्ता की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो चेतावनी देती हैं कि जो शुरुआत में बस एक टेम्पररी शॉक लग रहा था, वो अब एक लंबे क्राइसिस में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा असर पड़ने वालों में से एक होगी। अगर हमने जल्दी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के तरीके नहीं ढूंढे तो ये डैमेज बहुत लंबा चल सकता है। और इन सारे जद्दोजहद के सेंटर में सिर्फ एक ही बड़ा टारगेट है, भारतीय रुपये को डॉलर के मुकाबले 100 के उस साइकोलॉजिकल मार्क तक गिरने से रोकना। जब रुपया कमजोर होता है ना, तो हम जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं उनका बिल और भी भारी हो जाता है। तेल तो वैसे ही महंगा है, गिरते रुपये के साथ वो और महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई का एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, करेंसी किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और एक पॉलिटिकल सिंबल भी होती है। कोई भी पॉलिसी मेकर ये नहीं चाहेगा कि करेंसी में इतनी बड़ी गिरावट हो जिससे उनकी ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचे। इसी नेगेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव से बचने के लिए डॉलर्स को रोकने की ये सारी कोशिशें और देशभक्ति पूर्ण मितव्ययिता जैसे उपाय किए जा रहे हैं। तो अब सारा बोझ आ गया है आम लोगों पर, जो पहले से ही महंगाई और ऊंचे बिलों का सामना कर रहे हैं। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, अगर बाहरी हालात नहीं सुधरते और डॉलर्स की सप्लाई ऐसे ही कम रहती है तो आखिर कब तक देश के आम नागरिक इस आर्थिक लड़ाई की कीमत चुकाते रहेंगे? क्या सिर्फ अपनी खरीदारी को रोककर इतने बड़े संकट को टाला जा सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।